लालची मटन वाला। सुधाकर के मौत के बाद से उनके दो बेटे सचिन और रवि मिलकर मटन शॉप चलाते थे। एक दिन वो दोनों अपने पिता के फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। तब बड़ा भाई सचिन कहता है, रवि, जब पिताजी थे तो धंधा बहुत ही अच्छे से चल रहा था, पर जब से पिताजी चल बसे तब से भारी नुकसान हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि दुकान में कुछ पैसे लगाए तो ठीक रहेगा। हाँ भैया, पर भैया हमारे पास पैसे कहाँ है? अरे पिताजी ने मरते वक्त सोना दिया था ना, उसे बेचकर आए हुए पैसे दुकान में लगाते हैं। रवि ठीक है कह के अपने कमरे में जाता है और खुद के पास का सारा सोना लाकर सचिन के सामने रखता है, पर उसे सचिन के हिस्से का सोना नहीं दिखाई देता है। अरे भैया, आपका सोना कहाँ है? अरे रवि, पिताजी ने मेरे हिस्से का सोना तो कब का बेच दिया। सचिन रवि का सारा सोना ले लेता है। रवि और सचिन एक किराए के मकान में रहते थे, जिसका मालिक एक ऑटो ड्राइवर मनीष था। सवेरे सवेरे मनीष काम पर जा रहा था कि तब बाहर रवि आता है और उसे घर किराया देता है। तब मनीष कहता है, अरे वाह, आज बराबर 1 तारीख को ही किराया ला कर दिया, नहीं तो बोलने पर भी सही समय पर नहीं देते तुम किराया। चलो सवेरे सवेरे पैसे तो मिल गए। ऐसा कहकर मनीष पैसे लेता है और अपने काम पर जाता है। उसे रास्ते में एक स्वामी जी मिलते हैं। मनीष स्वामी जी को अपने ऑटो में बिठाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अरे स्वामी जी, मेरे ऑटो का किराया तो दीजिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, पर हाँ, तुम जो चाहे वो आशीर्वाद मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अरे मैं आपके आशीर्वाद का क्या करूँ, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। बेटा, हम लोग साधु है, हमारे पास कहाँ पैसे रहते हैं। तुम कहो मुझसे, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अरे ये स्वामी जी सच कह रहा है या अपनी ही बातों में मुझे बहला फुसला रहा है? मनीष के मन की बात स्वामी जी पढ़ लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा, मन में सोचने की क्या जरूरत है, मैं कोई झूठा स्वामी नहीं हूँ। अरे स्वामी जी, आपको कैसे पता चली मेरे मन की बात? बेटा, हम जैसे साधु के पास यही तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, हम इंसानों के मन की बात जान जाते हैं। अरे वाह, तो स्वामी जी मुझे भी ऐसा ही वरदान दीजिए जिससे मैं सबके मन की बात सुन सकूं। स्वामी जी तथास्तु कहकर चले जाते हैं। मनीष बहुत ही खुश हो जाता है। मनीष अपने ऑटो को लेकर मटन शॉप के सामने आता है। मटन शॉप में बैठा सचिन मनीष को आवाज लगाता है, अरे मनीष भाई, आओ आओ, बड़े दिनों बाद मिले। मनीष ने खाने पर अपने दोस्त को बुलाया था, इसीलिए वो भी मटन लेने के लिए सचिन के पास जाता है। सचिन मनीष के लिए मटन काट रहा था। तब मनीष कहता है, अरे सुनो सचिन, अगले महीने से मैं किराया बढ़ाने का सोच रहा हूँ। ये सुनते ही सचिन मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। हाँ, बड़ा और किराया बढ़ा, पैसे तो जैसे पेड़ पर ही उगते हैं ना, एक दिन ना मैं तुझे ही काट कर तेरा मटन बेच दूंगा। अरे क्या बोला तुमने अभी अभी? मैंने कहा कुछ बोला, चुपचाप मटन काट रहा हूँ मैं तो। मनीष सचिन और उसके चाकू को अच्छे से देख लेता है। वो बहुत डर जाता है और कहता है, अरे सचिन, मैं तो किराया बढ़ाने का मजाक कर रहा था, तुमने तो दिल पे ले लिया, छोड़ो इस बात को। मनीष मटन लेकर घर आता है। वो घर पर आराम से टीवी देख रहा था कि तभी उसका दोस्त आता है। मनीष अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत करता है। अरे मीरा, सुनो, मेरा दोस्त आ गया, जल्दी से खाना लगाओ। मीरा खाना लगाती है। मनीष और उसका दोस्त खाना खाने बैठते हैं। तब उसका दोस्त मीरा को देखता है और मन में सोचता है, अरे इस मनीष की बीवी कितनी सुंदर है, पता नहीं इस मनीष के भाग्य में इतनी सुंदर बीवी कैसे आई। अबे क्या कहा तूने मेरे बीवी के बारे में? अरे मैंने कहा कुछ कहा, मैं तो बस खाने की तारीफ कर रहा था। अबे बहुत खा लिया खाना और बहुत कर ली तारीफ, चल भाग यहाँ से। मनीष अपने दोस्त को वहाँ से भगा देता है। तब मीरा अपने मन में सोचती है, अरे शाहरुख खान जैसे हैंडसम दोस्त को क्यों इतने जल्दी भेज दिया, बेचारे को अच्छे से मटन भी खाने नहीं दिया। अच्छा, तो वो शाहरुख खान और मैं क्या जॉनी लीवर हूँ? चल जा अंदर, बढ़िया ही मटन खिलाने वाली। अरे मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, खुद ही बुलाते हो और खुद ही भगा देते हो। ये सब सुनकर तो मनीष अपना सर ही पकड़ लेता है। वो अब वरदान से परेशान हो जाता है। मनीष घर के बाहर आता है। वो दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचता है, अरे यार, जब से ये वरदान मिला है तब से हर कोई मेरे बारे में गलत ही सोच रहा है, कोई भी मेरे बारे में अच्छा सोचता ही नहीं।
मनीष ऐसा सोचते सोचते पास में खड़ी एक लड़की को देखता है। वो लड़की मनीष को गलत समझती है और मन में सोचती है, अरे शक्ल ना सूरत और लड़की को घूरे जा रहा है। शक्ल तो चप्पल चुराने वाले जैसी है और मुझ पर लाइन मार रहा है। अरे ओ लड़की, किसे चोर कह रही तू? मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, देख तू मेरे ऊपर मत आ, नहीं तो पब्लिक को बुला दूंगी। तब वो लड़की चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा करती है और मनीष की बात बता देती है। तब पब्लिक भी मनीष को खूब पीटती है। इधर सचिन मटन शॉप में मटन के साथ कुत्तों का मटन मिलाते रहता है और ये सब उसका छोटा भाई रवि देखता है। अरे भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। कुछ पैसों के खातिर आप पिताजी का नाम खराब कर रहे हो। अरे तू छोटा है, तू मुझे मत सिखा, समझा ना। वैसे भी ये मेरी दुकान है, तुम्हारा इस दुकान पे कोई अधिकार नहीं। सचिन रवि का मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे रवि के मुंह पर फेंकता है। रवि, ये ले पैसे। अब तो तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं रहा, समझे ना। अब कभी वापस मत आना। रवि वो पैसे लेकर बाहर निकलता है। गांव के जमींदार के यहाँ दावत थी। जब ये बात रवि को पता चलती है तो वो जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मैं आपके दावत के लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाऊंगा, वो भी कम रेट में। कृपा करके आपकी दावत का ऑर्डर मुझे दे दीजिए। जमींदार रवि पर भरोसा करके उसे ही खाने का ऑर्डर देता है। पहली ही बार रवि को अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और रवि काम में जुट जाता है। जब ये बात सचिन को पता चलती है तो वो रवि का काम बिगाड़ने के लिए जमींदार के पास जाता है। अरे जमींदार जी, वो रवि अच्छा लड़का नहीं है, बड़ा ही लालची है वो। उसने दुकान में मटन के साथ कुत्तों का मटन भी मिलाया है, इसलिए तो मैंने उसे दुकान से निकाल दिया। रवि जमींदार का पूरा ऑर्डर बना चुका था, पर तभी जमींदार फोन करके ऑर्डर कैंसिल कर देता है। बेचारा रवि उदास हो जाता है। रवि सारे खाने को अनाथ आश्रम में बांट देता है। तभी उसे याद आता है कि उसने खाना बनाने का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। तब रवि उस वीडियो को YouTube में डाल देता है। एक ही दिन में उस वीडियो के मिलियन व्यूज हो जाते हैं और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। विशाल बकरी लालची मटन वाली। सीतापुर नाम के गांव में छाया नाम की मटन वाली रहती थी। गांव में उसका ही एक मटन का शॉप था, पर छाया बहुत ही कंजूस और लालची थी और उसी के साथ साथ मुंहफट भी। गांव में एक ही मटन की दुकान होने की वजह से छाया ज्यादा दाम में मटन बेचती थी और उसी के साथ रात में गांव के घरों से बकरियां भी चुराती थी। एक बार छाया ने माया नाम के औरत के घर से एक बकरी चुरा ली। अरे ओ छाया, मटन को बेचने के साथ साथ ये बड़ा अच्छा धंधा शुरू किया है तुमने, बकरी चुराने का। अरे ओ माया, जरा तमीज से बात कर मुझसे। मैं क्या तुम्हें चोर दिखाई दे रही हूँ जो मुझ पर ये झूठा आरोप कर रही है? फिर नहीं तो क्या, एक रात में मेरी मुर्गी और कौन चुरा सकता है तेरे सिवा? तू ही बड़ी कंजूस और लालची है। मुझे तो तुम पर ही शक है। मुझे देखनी है तेरी सारी बकरियां अभी के अभी। माया छाया की सारी बकरियां देखती है। छाया के घर की तलाशी भी वो करती है, पर उसे उसकी बकरी दिखाई नहीं देती। पर एक बकरी का रंग कुछ अजीब रहता है। तब माया उसे कहती है, क्यूरी छाया, इन सब बकरियों में ये तेरी एक बकरी का रंग क्यों अजीब है? मैंने तो कभी ऐसे रंग की बकरी नहीं देखी। वो इम्पोर्टेड है, समझे? चल अब हो गई ना तेरी तसल्ली। तेरी बकरी मैंने नहीं चुराई, तो अब ज्यादा बात मत कर और जा यहाँ से, मुझे बहुत काम है। माया वहां से चली जाती है। दरअसल छाया जब भी गांव की कोई भी बकरी चुराती थी तो वो उसका रंग बदल के रखती थी ताकि कोई भी अपनी बकरी पहचान न पाए। ऐसे ही माया के साथ भी हुआ था। इस तरह से वो छाया पैसे कमाने लगी। मटन तोलने के वक्त भी छाया हमेशा गड़बड़ करती थी। गांव के लोगों को तो ये बात समझ आ जाती थी, पर कोई भी कुछ नहीं कहता था। छाया इतनी मुंहफट थी कि कोई भी उसके मुंह ही नहीं लगता था। ऐसे ही एक बार की बात है, माया के पति जय छाया की दुकान जाते हैं और वो कहते हैं, छाया जी, हमारे यहाँ कल दावत है। दावत के लिए 100 किलो मटन चाहिए। उसके लिए बड़ा अच्छा मटन चाहिए हमें। हाँ हाँ जरूर, 1 ही किलो वाली विशाल बकरी भेजती हूँ, पर कुछ एडवांस दे दो।
जय छाया को एडवांस में कुछ रुपए देता है और वहां से चला जाता है। तब छाया सोचती है, माया के घर में दावत। मेरे घर की तलाशी ली थी ना उसने, अब सिखाती हूँ उसे मजा। मुझसे पंगा लिया था ना उसने। दूसरे दिन छाया कुछ बलून वाली बकरी लाती है और उसमें हवा भर के उसे एक विशाल बकरी बनाती है और वो बलून की विशाल बकरी माया के घर भेज देती है और अपना सारा पैसा 100 किलो के हिसाब से लेती है। उधर जय दावत के लिए बकरी काटने जाता है तो धप करके आवाज होकर बलून फूट जाता है। ये सारी बात माया को समझ आती है। तब जय कहता है, अरे माया, ये देखो छाया ने कैसी नकली बकरी दी है। मैं अभी छाया से बात करके आता हूँ। अरे रुक जाइए, वो अपनी बातों से आपको ही घुमा देंगी। उससे बात करके कोई मतलब नहीं। ये छाया भी ना बहुत लालची होती जा रही है। अब तो उसने नकली बकरी भी बेचना शुरू कर दिया। उसे तो अब मैं सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर माया छाया को सबक सिखाने के लिए प्लान करने लगती है। माया उसी बलून वाली बकरियों का सहारा लेती है और उन्हें लेकर छाया के घर जाती है और बकरियों की आवाज निकालकर उसे जगाती है। तब छाया की नींद टूट जाती है और वो घर के बाहर आकर कहती है, अरे अरे कौन है जो आधी रात को परेशान कर रहा है? तब एक विशाल बकरी छाया के सामने आती है और वो कहती है, मुझे नहीं पहचाना, मैं बकरी का भूत हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। गांव के लोगों को भी फंसा फंसा कर पैसे कमा रही हो। अब तुम्हारा बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें खाने आई हूँ। और वो घर के बाहर आकर कहती है, अरे अरे कौन है जो आधी रात को परेशान कर रहा है? तब एक विशाल बकरी छाया के सामने आती है और वो कहती है, मुझे नहीं पहचाना, मैं बकरी का भूत हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। गांव के लोगों को भी फंसा फंसा कर पैसे कमा रही हो। अब तुम्हारा बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें खाने आई हूँ। बलून की बकरी हवा में उड़ने लगती है। उसके पास आकर उसे डराने लगती है। हवा में उड़ने वाली और बातें करने वाली बकरी देखकर छाया भी बहुत डर जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, पर मुझे मत मारो। ठीक है, आज तक जिसकी भी घर से बकरी चोरी की थी ना, उन सब को लौटा दो और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो। और हाँ, अगर बाद में ऐसा और से किया ना, तब तो मैं तुम्हें जरूर खा लूंगी। छाया के ऐसे कहते ही सारी बकरियां गायब हो जाती हैं। छाया राहत की सांस लेती है और सवेरे होते ही चोरी की हुई बकरियां वापस लौटा देती है। माया के घर भी बकरी देने जाती है। मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारी बकरी, मैंने ही चुराई थी। आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगी और ना ही बेईमानी, नहीं तो वो बकरी का भूत मुझे मार देगा। क्या कहा? बकरी का भूत? अरे छोड़ो छोड़ो, मैं चलती हूँ। इस तरह छाया वहां से चली जाती है और माया मन ही मन में हंसने लगती है। पर उसके ऐसे करने से छाया सच में सुधर जाती है और अपने मटन बेचने का काम वो ईमानदारी से करने लगती है।